गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड से भिन्न गुणों वाली अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे आपको। तो इसमें इसके पिछले पीरियड में हमने आपके इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो अगली अभिक्रिया जो हमने आपको नोवेंजल अभिक्रिया हम बता रहे थे आपको, वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि पिछले पीरियड में हमने इसे अधूरा बताया था। नोवेंजल, इसे हम अभिक्रिया भी कह सकते हैं और इसे हम संघनन भी कह सकते हैं। संघनन ही कहें इसे ज़्यादातर तो ज़्यादा सही होगा। तो नोवेंजल संघनन की जो अभिक्रिया है बेंजल डिहाइड पर C6H5CH डबल बॉन्ड O पर क्रिया होती है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड O, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो C6H5CHO इसकी क्रिया हम कराते हैं डाई एथिल मेलोनेट से प्लस H2C C डबल O C2H5 का होल ट्वाइस। इसके साथ इसकी क्रिया हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाई एथिल मेलोनेट। इसकी क्रिया हम करवाएंगे pyridine और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। pyridine व ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर जल का अणु निकलेगा इस प्रकार से, और ये जो जल का अणु निकल रहा है उसके बाद जो यौगिक बनेगा वो संघनन के द्वारा बन रहा है और pyridine की उपस्थिति में और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार एक माध्यमिक उत्पाद यहाँ पर बन रहा है C6H5CH डबल बॉन्ड C डबल O C2H5 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से ये यहाँ पर निर्मित हो रहा है। ये माध्यमिक उत्पाद है, माध्यमिक उत्पाद बन रहा है। ये जो माध्यमिक उत्पाद निर्मित हो रहा है इसका हमको क्या करना है, जल अपघटन करना है। इसका हम जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन। तो इसके फलस्वरूप ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड C डबल OH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर एक दूसरा एक उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और ये जो उत्पाद है यह भी एक इससे रिलेटेड एक माध्यमिक उत्पाद है, और माध्यमिक उत्पाद का हम यहाँ पर विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे। तो यहाँ से -CO2 निकलेगा, और -CO2 निकलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो यौगिक हमको प्राप्त होगा इसे हम कहेंगे सिन्नेमिक अम्ल। तो यहाँ पर आप देखिए C6H5CH बनेगा डबल बॉन्ड C डबल OH। तो इसे हम कहेंगे सिन्नेमिक अम्ल, सिन्नेमिक अम्ल। तो यहाँ पर आप देखिए नोवेंजल जो संघनन है इसमें बेंजल डिहाइड की क्रिया हम डाई एथिल मेलोनेट से कराते हैं pyridine और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। तो दो माध्यमिक उत्पाद निर्मित होते हैं जल अपघटन के द्वारा। इसके बाद जब इसका हम विकार्बोक्सिलीकरण करते हैं तो इससे जो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम सिन्नेमिक अम्ल कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि सिन्नेमिक अम्ल को बेंजल डिहाइड और डाई एथिल मेलोनेट अभिक्रिया के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये नोवेंजल संघनन की अभिक्रिया है जिसमें बेंजल डिहाइड जो है सिन्नेमिक अम्ल बनाता है। तो नेक्स्ट है अगली। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड के समान गुण वाली अभिक्रिया भी आपने देखी और भिन्न गुण वाली अभिक्रिया भी देखी। तो अभी आप भिन्न गुण वाली अभिक्रिया देख रहे थे। नेक्स्ट है बेंजल डिहाइड के उपयोग। बेंजल डिहाइड
के उपयोग। इसके उपयोग के बारे में हम देखें तो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है यह है सुगंध बनाने में। खुशबू बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग किस में हो सकता है? परफ्यूम के रूप में इसका उपयोग हो सकता है, परफ्यूम बनाने में, परफ्यूम उद्योग में इसका उपयोग होगा, परफ्यूम बनाने में। ठीक इसी तरह इसको हम देख सकते हैं कि इसके द्वारा रंजक बनाया जाता है। तो बेंजल्डिहाइड के द्वारा रंजक बनाया जाता है, तो रंजक बनाने में इसका उपयोग होता है। तो आपने देखा होगा मेलेकाइट ग्रीन जो रंजक है वो एक रंजक है जिसका उपयोग बेंजल्डिहाइड के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी तरह कुछ अभिक्रियाएं जैसे शिफ्ट क्षार बनाने में, शिफ्ट क्षार बनाने में इसका उपयोग है। ये हम आपको बताएं कि कैसे शिफ्ट क्षार बनाया जाता है। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर असंतृप्त अम्लों को बनाने में, संतृप्त अम्ल और असंतृप्त अम्ल के बारे में आपको पता है। यदि असंतृप्त अम्ल होगा तो डबल बॉन्ड होगा और यदि संतृप्त अम्ल है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। असंतृप्त अम्लों के बनाने में अभी देखा आपने सिनेमिक अम्ल जो था, सिनेमिक अम्ल में आपने डबल बॉन्ड देखा था, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? असंतृप्त अम्ल कह सकते हैं। तो असंतृप्त अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है। तो चूंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें पहला सदस्य है बेंजल्डिहाइड, इसके उपयोग देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है, सुगंध बनाने में, रंजक बनाने में, शिफ्ट क्षार बनाने में और असंतृप्त अम्लों को बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये हो गई आपकी बेंजल्डिहाइड के बनाने की विधि और उसके उपयोग। नेक्स्ट है तो अभी तक आपने देखा एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब हम देखेंगे एरोमेटिक कीटोन। तो एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा समूह होता है? CHO समूह होता है। और यदि हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O समूह होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एरोमेटिक कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो दोनों में ही आप देखेंगे कार्बोनिल समूह पाया जाता है, दोनों में ही कार्बोनिल समूह है। और यहाँ पर जो एरोमेटिक कीटोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन में यदि हम बात करें तो यहाँ पर COR ये समूह यहाँ पर मौजूद होता है। तो इसमें COR समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर R के बारे में आपको पता ही है, R हम किसे कहते हैं? एल्किल समूह को कहते हैं। और जो CO है वो क्या है? कार्बोनिल समूह है। तो R यहाँ पर एल्किल समूह है जिसके अंतर्गत आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह यहाँ पर लिए जा सकते हैं। और जो CO है, ये CO जो है कार्बोनिल समूह है, जो कि आपने एल्डिहाइड में भी देखा था और ये कीटोन में है, चाहे आप एलिफेटिक कीटोन में देखें और एरोमेटिक कीटोन में देखें, दोनों में ही आप देखेंगे ये कार्बोनिल समूह मौजूद होता है। इसके साथ लेकिन यहाँ पर एल्किल समूह मौजूद है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एरोमेटिक कीटोन है इसका यदि हम वर्गीकरण करें, एरोमेटिक कीटोन का वर्गीकरण, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पर जो कीटोन होता है ये होता है मिश्रित एरोमेटिक कीटोन, और दूसरा होता है, दूसरा कैसा होगा? ये मिश्रित एरोमेटिक कीटोन है, तो दूसरा कैसा होगा? पूर्णतया एरोमेटिक कीटोन।
पूर्णतया एरोमेटिक कीटोन, जिसमें एलिफेटिक नहीं होगा या मिश्रित नहीं होगा बल्कि एक सरल ईथर के रूप में होगा, पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन। तो इसमें एरोमेटिक भाग ही होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन को हम अगर हम वर्गीकृत करें तो इसे दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, एक मिश्रित एरोमेटिक कीटोन और दूसरा क्या होगा, पूर्ण रूपेण एरोमेटिक कीटोन। यदि हम मिश्रित कीटोन की बात कर रहे हैं तो इसमें एलिफेटिक समूह भी होगा, एल्फेटिक एल्किल समूह भी होगा और एरोमेटिक एल्किल समूह भी होगा। जैसे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये है आपकी बेंजीन रिंग और इसके साथ आप देखेंगे क्या जुड़ा हुआ होगा, कार्बोनिल समूह के साथ एल्किल समूह जुड़ा होगा। जैसे यहाँ आपने लिया CH3, तो यहाँ पर आप देखिए मिश्रित है क्योंकि यहाँ एक एल्किल समूह है और ये क्या है, फिनिल समूह आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए यदि हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यदि कार्बोनिल समूह के साथ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसे क्या कहा जाएगा, एसीटो कहा जाएगा। और ये जो बेंजीन है इसे हम क्या कहेंगे, फिनोन कहेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम होगा एसीटो फिनोन, क्योंकि ये कीटोन है। इसलिए कीटोन में आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको क्या जोड़ना होता है, अंतिम में या प्रत्यय के रूप में ओन जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए फिनोन लिखा जाएगा इसे और इसे नाम दिया जाएगा एसीटोफिनोन। यदि मान लीजिए यहाँ पर C2H5 होता तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रोपियोफिनोन कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से ये नामकरण जो है मिश्रित एरोमेटिक कीटोन के लिए हम दे सकते हैं। ठीक इसी तरह मान लीजिए हम यहाँ पर यदि पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कार्बोनिल समूह होगा, यहाँ पर आप रिंग डाल सकते हैं या एकांतरित क्रम में आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं और इसके साथ कार्बोनिल समूह के साथ आपको फिनिल समूह जोड़ना पड़ेगा C6H5। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही जो एल्किल और दोनों ही जो समूह दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ROR लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर आप देखिए ये जो होगा यहाँ पर ROR नहीं कहेंगे बल्कि इसे क्या कहेंगे, RCOR। कार्बोनिल है यहाँ पर, ईथर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए RC_O और R डैश लिख सकते हैं क्योंकि एक यहाँ पर एल्किल समूह दिखाई दे रहा है और दूसरा यहाँ क्या है, एरिल समूह है। और यहाँ पर दोनों ही समूह कैसे हैं, एरिल समूह है। तो यहाँ पर आप AR भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, एरिल समूह है। तो इसे हम इस प्रकार से ना लिख करके डायरेक्ट हम इस प्रकार से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एरोमेटिक समूह है और यहाँ पर आप देखिए एक एरिल है और दूसरा एल्किल समूह है। तो यहाँ पर इसका नामकरण हो गया एसीटोफिनोन, यहाँ पर इसे कहेंगे हम बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। इसलिए इसको पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन कहते हैं, जिसमें दोनों ही एल्किल या दोनों ही जो समूह होंगे वो दोनों ही समूह कैसे होंगे, एरिल समूह होंगे। और एरिल समूह को हम कहेंगे पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल समूह से यदि दो समूह जुड़े हुए हैं, एक एल्किल है और दूसरा एरिल है, तो ये होगा मिश्रित एरोमेटिक कीटोन। और यदि दोनों ही एरोमेटिक हैं तो उसे कहेंगे हम पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन। तो इस प्रकार से एरोमेटिक कीटोन दो प्रकार का होता है, एक मिश्रित कीटोन, मिश्रित एरोमेटिक कीटोन, और दूसरा होता है पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन। नेक्स्ट है बनाने की विधियां। बनाने की विधियां में सबसे पहले हम इसमें एक विधि लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट विधि। फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट यह भी एक नेम रिएक्शन है। इसमें हम देखेंगे कि जो बेंजीन है इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से। तो यहाँ पर आप बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन प्लस
एलिफेटिक क्लोराइड है यहाँ CH3COCl। तो हम यहाँ पर कैसा कीटोन बना रहे हैं? हम यहाँ पर मिश्रित कीटोन बना रहे हैं या पूर्णतः कीटोन बना रहे हैं? अगर हम CH3COCl की बात करें तो यहाँ पर जो एसिटिल ग्रुप दिखाई दे रहा है इसको हम एसिटिल क्लोराइड कहते हैं या एथेनॉइल क्लोराइड कहा जाएगा। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? बेंजीन से करा रहे हैं। ये बेंजीन है। तो यहाँ पर बेंजीन के नाभिक के साथ ये CH3CO समूह जो है जुड़ जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा ये Cl के साथ क्रिया कर लेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पर CH3 समूह जुड़ जाएगा और यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर यहाँ रिंग दे सकते हैं प्लस HCl। तो यहाँ पर यदि हम इसका नामकरण करें तो यहाँ ये बेंजीन है और ये एसिटिल क्लोराइड है। तो इसके द्वारा जो क्रिया होगी तो उससे जो उत्पाद निर्मित होगा और ये उत्पाद किसकी उपस्थिति में होगा? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो यौगिक निर्मित हो रहा है इसे हम कहेंगे एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये कैसा कीटोन है? इसको हम, इसके पहले हमने आपको बताया था कि ये किस प्रकार का कीटोन होगा। ये कीटोन होगा मिश्रित कीटोन, क्योंकि यहाँ पर एलिफेटिक एल्किल समूह भी है यहाँ पर और यहाँ पर एरोमेटिक समूह भी मौजूद है, इसलिए इसको हम कहेंगे मिश्रित कीटोन या इसे कहा जाएगा, क्या कहेंगे इसे? एसीटोफिनोन कहेंगे। या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि हम एसीटोफिनोन को लिखना चाहें तो इसे हम लिखेंगे C6H5COCH3। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं एसीटोफिनोन को, या इस प्रकार रिंग में भी लिख सकते हैं, किसी भी रूप में इसे लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह एक दूसरी अभिक्रिया है, यदि हम एक जनरल अभिक्रिया लेते हैं तो जनरल अभिक्रिया में यहाँ पर आप देखिए बेंजीन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड से COCl, इसको हम कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड में भी यहाँ पर आप देखिए, इसे हम यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो इसे आप मिटा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजीन की क्रिया, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एलिफेटिक एसिटिल क्लोराइड लिया था, यहाँ पर हम एरोमेटिक क्लोराइड लेंगे और ये हम ले रहे हैं COCl और इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड लीजिए या बेंजोइल क्लोराइड लीजिए, बेंजीन की क्रिया आपको उससे करानी है, जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है AlCl3। और यहाँ जो AlCl3 ले रहे हैं यह निर्जल ही होगा, जिसके फलस्वरूप जो एक नया उत्पाद यहाँ निर्मित हो रहा है ये बनेगा इस प्रकार से CO, ये संरचना इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पर आप देखिए दो फेनिल समूह दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो दो फेनिल समूह है इसे कहेंगे हम बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कहा जाएगा। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो है Cl है, ये Cl हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा और बनाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहे बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से हो तो भी यहाँ पर कीटोन बन रहा है, एसीटोफिनोन बन रहा है। लेकिन अब बेंजीन की क्रिया जब हम बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो इससे हमको कीटोन की प्राप्ति हो रही है। लेकिन वो जो कीटोन हमको प्राप्त हो रहा है वो पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन है और ये मिश्रित कीटोन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा हम मिश्रित कीटोन को भी प्राप्त कर सकते हैं और हम किसे प्राप्त कर सकते हैं? पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया है
वसा अम्लों के कैल्शियम लवण से क्रिया। तो वसा अम्ल के कैल्शियम लवण से यदि हम क्रिया कराएं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं C6H5, यहाँ पर जैसे C6H5 COOH होता, यहाँ पर हम ले रहे हैं C6H5 Ca, चूँकि ये क्या है, यहाँ पर कैल्शियम लवण है बेंजोइक अम्ल का, ये वसा अम्ल का कैल्शियम लवण है, इसे हम कहेंगे कैल्शियम बेंजोएट। और ये कैल्शियम बेंजोएट की क्रिया हमको करानी है, तो कैल्शियम बेंजोएट की क्रिया हम कैल्शियम एसीटेट से कराएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ले सकते हैं OCOCH3। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एरोमेटिक कीटोन के बनाने की विधि बता रहे थे। तो वसा अम्लों के कैल्शियम लवण से हमको क्रिया करानी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, कैल्शियम बेंजोएट, अब कैल्शियम बेंजोएट की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, कैल्शियम एसीटेट से करा रहे हैं, इसे हम कहेंगे कैल्शियम एसीटेट। तो जब हम यहाँ कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट की क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये अलग हो जाएगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट अलग होगा और यहाँ पर जो बनेगा यौगिक उसका नाम होगा C6H5 COCH3 प्लस CaCO3। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो बन रहा है यौगिक, ये 2 अणु बनेंगे और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट भी, यह भी 2 अणु ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं ये दोनों ही 2 अणु के रूप में है। तो यहाँ पर जो बनेगा इसको हम कहेंगे मैं एसीटोफिनोन होगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यदि हम वसा अम्लों के कैल्शियम लवण से इसकी क्रिया कराते हैं तो इससे हमको जो कीटोन प्राप्त हो रहा है, ये कीटोन कैसा होगा, मिश्रित कीटोन होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिल समूह भी दिखाई दे रहा है और एल्किल समूह भी दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों ही समूह होते हैं तो उसे हम मिश्रित कीटोन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के द्वारा हम एसीटोफिनोन की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी अभिक्रिया हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 एस्टर लिया है, यहाँ पर एक तो कैल्शियम बेंजोएट लिया है और दूसरा हमने यहाँ क्या लिया है, कैल्शियम एसीटेट लिया है। यदि हम यहाँ पर कैल्शियम बेंजोएट की क्रिया कराते हैं, कैल्शियम बेंजोएट को यदि हम गर्म करें तो गर्म करने से यहाँ पर हमको जो यौगिक प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको शुष्क आसवन करना है, C6H5 COO Ca। तो यहाँ पर आप देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम बेंजोएट, जैसा हमने यहाँ लिया था कैल्शियम बेंजोएट। तो कैल्शियम बेंजोएट को यदि हम इसका शुष्क आसवन करें, शुष्क आसवन करने से आप देखेंगे यहाँ पर C6H5 COC6H5 ये बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णतः एरोमेटिक कीटोन, या इसे कहा जाएगा बेंजोफिनोन। और बेंजोफिनोन के बाद आप देखिए कौन सा यौगिक बचता है यहाँ पर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर आप मिश्रित कीटोन भी बना सकते हैं और पूर्ण रूपेण एरोमेटिक कीटोन को भी किसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण के द्वारा शुष्क आसवन से, या फिर
वसा अम्लों के एरोमेटिक, ये यहाँ पर देखिए कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट की सहायता से भी आप एसीटोफिनोन या मिश्रित कीटोन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ये तो हो गई इनकी बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट है भौतिक गुण। भौतिक गुणों के आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक रंगहीन होता है और विशिष्ट गंध वाला होता है। रंगहीन विशिष्ट गंध वाले यौगिक होते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम गंध वाले इनके क्रिस्टल की बात करते हैं तो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इन्हीं क्रिस्टल में आप प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य रूप में ये क्रिस्टलीय ठोस के रूप में प्रकृति में मौजूद होते हैं। और जल में ये घुलनशील नहीं है, तो जल में कैसे होंगे ये अविलेय क्यों है? क्योंकि ये उसके साथ मतलब जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, इसलिए जल में ये अविलेय है। तो जल में अविलेय है मतलब क्या होगा? कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय। कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक गुण है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि इसको यदि हमको घोलना है तो यहाँ पर इसके लिए हमको कार्बनिक विलायकों का उपयोग करना पड़ेगा, तभी इसे हम घोल सकते हैं, क्योंकि जल में ये पूर्णतः अघुलनशील है। यदि हम इसमें एसीटोफिनोन का क्वथनांक देखें, एसीटोफिनोन मतलब ये कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, एसीटोफिनोन का क्वथनांक, इसका क्वथनांक 202 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 202 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। और यदि हम गलनांक की बात करें तो गलनांक कम होता है इसका, 20 डिग्री सेल्सियस में गल जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ठीक इसी तरह यदि हम बेंजोफिनोन की बात करें तो इसकी अपेक्षा उसका क्वथनांक जो है, इसका गलनांक जो है अधिक होता है। तो यहाँ पर माइनस नहीं है बल्कि ये सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस है, आप इसे माइनस मत समझ लेना। तो यहाँ पर गलनांक इसका कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। और बेंजोफिनोन की यदि हम बात करें, बेंजोफिनोन इसकी संरचना हमने आपको बताई थी, C6H5 C6H5 COC6H5। तो बेंजोफिनोन का गलनांक 49 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। तो ये तो हो गए इनके भौतिक गुण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसके रासायनिक गुण। तो जिस प्रकार से हमने एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड के हमने रासायनिक गुण देखे थे, ठीक इसी तरह हम यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन के रासायनिक गुण देखते हैं कि विभिन्न रसायनों के साथ उसकी क्या अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है रासायनिक गुण।
अब विभिन्न प्रकार के रसायनों की इसकी क्या अभिक्रिया है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ऑक्सीकरण यहाँ पर यदि हम देखें तो जो एसीटोफिनोन है उसका ऑक्सीकरण यदि हम KMnO4 के साथ करवाते हैं CH3C6H5COCH3, यह एसीटोफिनोन है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ठंडे KMnO4 ठंडे KMnO4 की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो इसके फलस्वरूप ये बनता है C6H5COCOOH। तो यहाँ पर जो यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है ये है फेनिल ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल। फेनिल ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल है ये, इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप देखिए क्योंकि जल का अणु निकलेगा इससे ऑक्सीकरण के द्वारा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये निकलेगा और 1 ऑक्सीजन इसके द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए -H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की यहाँ ज़रूरत है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और 1 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की क्रिया में प्रयुक्त होगा और जल का 1 अणु निकल जाएगा। तो ये हो गई ऑक्सीकरण की क्रिया। किस परिस्थिति में, जब यहाँ ऑक्सीकरण ठंडे KMnO4 की उपस्थिति में हो रहा है। और इसका पुनः यदि ऑक्सीकरण कराएं, इस फेनिल ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल का यदि पुनः ऑक्सीकरण कराएं तो इसके फलस्वरूप हमको प्राप्त होगा C6H5COOH। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइक अम्ल कहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो इसका नाम होगा बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकली, और ये जो CO है इस O के साथ क्रिया करके COOH बना लेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया में KMnO4 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम यदि सेलेनियम ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, यदि ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पर यदि हम इसे पहला नंबर दे दें, जब हमने क्या लिया है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लिया है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर ऑक्सीकरण की जो क्रिया है C6H5COCH3 किसकी उपस्थिति में कराएं हम, प्लस सेलेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो इससे बनता है C6H5COOH। तो यहाँ पर C6H5COOH के स्थान पर यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड COCHO। तो यहाँ पर C6H5COCHO बन रहा है। तो ये जो C6H5COCHO है प्लस H2O और सेलेनियम प्लस सेलेनियम अलग हो जाएगी, सेलेनियम धातु अलग हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे फेनिल ग्लाइऑक्सल, फेनिल ग्लाइऑक्सल। यहाँ तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है नाम, इसे हम यहाँ लिख देते हैं फेनिल ग्लाइऑक्सल। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 ऑक्सीजन छोड़ दिया है, ऑक्सल। अल यहाँ पर प्रत्यय लग रहा है मतलब एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर आप देखिए COO होगा, हमने यहाँ पर 1 ही लिखा है
तो यहाँ पर ये क्या है, अच्छा चूँकि यहाँ पर कीटोन ही है तो एक ही वो आएगा, हमें लगा कि शायद एस्टर के रूप में हमने लिख तो नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये होगा एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन को सेलेनियम ऑक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो इसके द्वारा ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण से यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5CHO। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो ऑक्सीकरण के द्वारा यहाँ पर COCHO बनेगा और H2O का अणु निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन यहाँ निकल रही है। तो ये 2 ऑक्सीजन एक H2O हाइड्रोजन के गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ रही है तो H2O बना रही है और सेलेनियम धातु जो है अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया किस प्रकार से हो रही है। नेक्स्ट है तो KMnO4 से करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है। और यदि हम सेलेनियम ऑक्साइड के साथ यदि ऑक्सीकरण की क्रिया कराएं तो इससे हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, फेनिल ग्लाइऑक्सल, इसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देख सकते हैं यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया, दूसरी है अपचयन। तो अपचयन की अभिक्रिया यहाँ पर एसीटोफिनोन से जब हम कराते हैं सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में, C6H5COCH3, सोडियम और अल्कोहल C2H5OH, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। और उपस्थिति में अभिक्रिया होने से आप देखेंगे मेथिल फेनिल कार्बोनल बनेगा C6H5। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो C6H5 ये CHO हो गया, CHOH और यहाँ पर होगा CH3, CHOH CH3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए CHOH 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये हो गया CHOH। तो चूंकि ये क्या है, एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन। और एसीटोफिनोन पर का यदि हम अपचयन करते हैं तो अपचयन करने से सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन की क्रिया होगी। और अपचयन की क्रिया से यहाँ पर जो हमको यौगिक प्राप्त हो रहा है, इस यौगिक को हम क्या कहेंगे, मेथिल फेनिल कार्बोनल, मेथिल फेनिल कार्बोनल, कार्बोनॉल, क्योंकि यहाँ अल्कोहल है और ये अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C6H5CH3 CHOH, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर मेथिल फेनिल कार्बोनॉल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम अपचयन की क्रिया सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराएं तो इससे हमको किस यौगिक का निर्माण हो सकता है। यदि यहाँ पर हम जिंक और मरकरी या जिंक एमलगम की उपस्थिति में यदि हम क्रिया कराएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप पहला नंबर दे दीजिए। अब इसे हम दूसरी अभिक्रिया के रूप में लेते हैं। जिस प्रकार से ऑक्सीकरण को हमने ऑक्सीकरण की क्रिया कराई, ठीक इसी तरह अपचयन की अभिक्रिया भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी अभिक्रिया, तो यहाँ पर भी हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम कौन सी अभिक्रिया लेंगे, हम एसीटोफिनोन की ही अभिक्रिया लेंगे C6H5COCH3 एसीटोफिनोन। और इसमें हम एमलगम ले रहे हैं और यहाँ एमलगम किसके साथ लेंगे, हम जिंक और एमलगम, जिंक एमलगम की उपस्थिति में और सांद्र HCl इसकी भी उपस्थिति होगी। और उपस्थिति के फलस्वरूप यहाँ पर जो यौगिक निर्मित होगा वो होगा C6H5CH2CH3। तो यहाँ पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया C6H5CH2 और जल का अणु यहाँ पर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो यौगिक बन रहा है, इस यौगिक में आप देख सकते हैं C6H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2
CH3। इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि हम अपचयन की क्रिया सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो इसे हमको मेथिल फेनिल कार्बोनाल का उपयोग कार्बोनाल बनता है। और यदि हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में सांद्र HCl की उपस्थिति में यदि क्रिया कराएं तो इससे हमको जो यौगिक प्राप्त हो रहा है वो इसकी अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये हो गई आपकी अपचयन की अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। COCH3 इसकी हम क्रिया करा रहे हैं और यहाँ पर जो हम एसीटोफिनोन ले रहे हैं इसकी क्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी हम क्रिया करा रहे हैं, तो जिसके फलस्वरूप एक यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है CCl2 CH3। तो यहाँ क्या बन रहा है CCl2 CH3 प्लस POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का निर्माण हो रहा है। इसे हम क्या कहेंगे 1,1, यहाँ पर 2 क्लोरो समूह हैं तो 1,1 डाइक्लोरो 1 फेनिल एथेन 1,1 डाइक्लोरो 1 फेनिल एथेन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं फेनिल एथेन कह सकते हैं, इसे फेनिल एथेन कहेंगे इसे। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं एसीटोफिनोन की, जिसके फलस्वरूप हमको जो यौगिक प्राप्त हो रहा है इसे हम कहेंगे 1,1 डाइक्लोरो 1 फेनिल एथेन। तो ये हो गई हैलोजनीकरण की क्रिया। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताते हैं। थैंक यू।